Greeting student, it is next part of second chapter of history. स्टूडेंट्स, हमने अभी तक महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आते हैं और 16, 17, 18 में कुछ मोमेंट्स होते हैं और वहाँ के लोगों को वो कोऑपरेट करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो रोल्ट एक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट पास किया जिसका नेम था रोल्ट एक्ट। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, बट महात्मा गांधी से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने एक प्रपोजल रखा, एक प्रकार से रोल्ट एक्ट का प्रोटेस्ट करने का डिसीजन उन्होंने लिया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का डिसीजन उन्होंने लिया। तो इसी की वजह से जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इस एक्ट को जल्दबाजी में पास कर दिया, यानी बहुत जल्दी ही जो है इसको पास कर दिया गया विदाउट एनी डिस्कशन। इस एक्ट के अंदर पॉलिटिकल जो एक्टिविटी करने वाले थे, जो प्रोटेस्टर थे, उनको अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था। ना ही उन्हें किसी तरीके के परमिशन दी गई थी कि वे अपने आप को जो है इनोसेंट जो है प्रूव कर सकें। इसीलिए जो है लोगों ने और महात्मा गांधी ने इसका प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया था। 6 अप्रैल को जो है डिसाइड किया गया था कि एक हड़ताल या बार्टल की जाएगी, बट उससे पहले ही पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी जी के दिल्ली जाने के ऊपर बैन लगा दिया गया। जो 10 अप्रैल को पीसफुली एक मूवमेंट हुआ, एक मार्च किया गया और उस मार्च के ऊपर भी जो है गोलियां चला दी गई। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और जो बैंक वगैरह थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशंस वगैरह थे, उनके ऊपर अटैक किया गया और शहर के अंदर मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया और जिसके जो कमांडर थे वो जनरल डायर थे। 13 अप्रैल को एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। जो ये लोग थे ये मोस्टली शहर के बाहर से थे, आउट ऑफ सिटी थे। ये अवेयर नहीं थे मार्शल लॉ के बारे में कि गैदरिंग अलाउड नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जनरल डायर ने जो लोग उस ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हुए थे उन लोगों को बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया और मार्शल लॉ का बहाना बनाकर, एक्सक्यूज बनाकर उन लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। और इस फायरिंग में जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, हजारों लोगों को इसमें जो है मारा गया। Whenever the question was asked to the जनरल डायर, उसने बताया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, यानी एक नैतिक प्रभाव लोगों के ऊपर जमाना, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए उसने ऐसा डिसीजन लिया था। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर्स एंड एव, यानी उनके अंदर जो है आतंक का भय बनाना, सरकार का डर दिखाना। ऐसा करने के लिए जो है जनरल डायर ने इनोसेंट पीपल्स को वहाँ मार दिया। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। लोग गलियों पर निकल आए थे, स्ट्राइक करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको गिराना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उनके ऊपर अटैक करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बट जो गवर्नमेंट थी उसने भी जो है एक जो रिस्पॉन्स किया वो नेगेटिव रिस्पॉन्स वहाँ किया। ब्रूटल रिप्रेशंस, सीकिंग ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टेरराइज, इस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज करके जो है लोगों के साथ मिसबिहेव वहाँ किया गया। जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया, रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, ट्रैवल ऑन द स्ट्रीट,
मतलब लोगों को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, उनकी नाकें रगड़वाई गई सड़कों के ऊपर। इस तरीके से जो है उनके साथ एक भद्दा मजाक वहाँ किया गया था। लोगों को कोड़े मारे गए, लोगों को सलाम यानी सल्यूट करने के लिए बोला गया, जितने भी ऑफिसर वहाँ थे। और जो गुंजरावाला एक विलेज था पंजाब के अंदर, फिलहाल पाकिस्तान में है, उसके ऊपर बॉम्ब भी गिराए गए थे। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। जो रोल टैक्स सत्याग्रह था, ये मूवमेंट, आंदोलन तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये मूवमेंट सिटीज़ और टाउन तक ही लिमिट रहा। बट महात्मा गांधी एक ऐसे मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे जो पूरे इंडिया में फैल जाए, और ऐसा उनका मानना था कि ये मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि खिलाफत का जो इश्यूज है उसको रेज किया जाए, उसको टेकअप किया जाए, उसको उठाया जाए। और इस इश्यू को उन्होंने रेज किया, उठाया, ताकि मुसलमान जो हैं हिंदुओं के साथ मिलकर ब्रिटिशर का मुकाबला कर सकें। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड में ऑटोमन जो टर्की थी उसकी हार हो गई थी, और वहीं पर उनका जो रिलीजियस लीडर था या स्पिरिचुअल हेड था, वो खलीफा वहीं बैठता था। अब उसके साथ मिसबिहेव करने की अफवाहें फैला दी गई। अब उनको लगने लगा, जो इंडियन मुस्लिम हैं या मुसलमान थे, कि अब उनकी भी नैतिक एक ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि ब्रिटिशर को उसका किसी न किसी तरीके से वो रिप्लाई करें। इसीलिए उन्होंने एक खिलाफत कमेटी का भी गठन किया, जो मुंबई में बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी, मार्च 1919 में। और कांग्रेस का जो सितंबर 1920 में सेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उनमें सभी को जो है, उन सभी को एग्री कर लिया गया महात्मा गांधी द्वारा, जो खिलाफत मूवमेंट होगा उसमें सभी हिंदू जो हैं साथ देंगे खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम का। तो स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन के अंदर रोल टैक्ट की बात हम कर रहे थे, यानी महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए, 18 तक वो घूमते फिरते रहे, लोगों की दुख दर्द को उन्होंने समझा, देखा, और लोगों को कोऑपरेट करने का काम उन्होंने किया। 1919 में सरकार ने एक एक्ट पास कर दिया, एक्ट का नाम था रोल टैक्ट। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनको जो है कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था, बिना अपील, वकील, दलील का कानून भी इसको बोला गया है। मतलब जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड माना गया है, जिसको, वो अपने आप को इनोसेंट भी प्रूव नहीं कर सकता था, ऐसा भी राइट उसको दिया नहीं गया था। 6 अप्रैल को डिसाइड किया गया था कि एक स्ट्राइक किया जाएगा इसके अगेंस्ट, बट उसके बाद जो है 10 अप्रैल को जो है एक मूवमेंट होता है, हल्का सा मार्च निकाला जाता है, पीसफुली मूवमेंट वो होती है, बट पुलिस उसके ऊपर गोलियां बरसा देती है, और उसके बाद जो है जितने भी लीडर्स वगैरह हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने पर बैन कर दिया जाता है, लेकिन मार्शल लॉ इसी के साथ लागू कर दिया जाता है 10 अप्रैल के बाद। 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है। मोस्टली इसमें गांव के लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ के अंदर जो है लोगों को इकट्ठा नहीं होना होता, ऐसा ये कानून था। और मार्शल लॉ का फ़ायदा उठाकर जनरल डायर बाग के जितने भी रास्ते थे उन सभी को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, और इनोसेंट पीपल्स के ऊपर गोलियां बरसाता है। उसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। गवर्नमेंट का जो फिगर था वो 500 समथिंग था, लेकिन इसमें लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास लोग जो हैं मारे गए थे। जब बाद में उनसे क्वेश्चन रेज किया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला मैं मोरल इफेक्ट लोगों के ऊपर डालना चाहता था, उनको डराना चाहता था, उनके अंदर फीलिंग ऑफ टेरर और जो है मैं क्रिएट करना चाहता था, ऐसा मैंने किया। अब जैसे ही ये न्यूज़ पूरे इंडिया में फैली तो लोग सड़कों पर उतर गए,
हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन पर अटैक कर दिया, उनको गिराना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर को कंट्रोल करने के लिए जो है काफ़ी हार्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। लोगों को अरेस्ट किया गया, सड़क के ऊपर घसीटा गया, यानी रोड के ऊपर उनको जो अपनी नोज है वो टच करने के लिए बोला गया, मतलब नाक रगड़ने के लिए बोला गया इवन वी कैन से, और सलाम और सल्यूट करने के लिए बोला गया। गुंजरावाला जो एक विलेज था वहाँ के गांव के ऊपर ही जो है बॉम्ब गिराए गए, ऐसा ब्रिटिशर ने किया। महात्मा गांधी ने फिर इस रोल्ट सत्याग्रह को वापस भी ले लिया जब गुंजरावाला इंसिडेंट को उसने देखा। रोल्ट एक्ट जो है एक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था, वैसे तो बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन ये मूवमेंट सिटी और टाउन तक ही लिमिट रहा। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये मूवमेंट ऑल ओवर पूरे देश में अगर फैलता तो इसका रिजल्ट जो है कुछ और हो सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक इशू उठाया जिसको खिलाफत इशू बोलते हैं। खिलाफत इशू का मतलब था जो मुस्लिम हैं वो भी हिंदुओं के साथ में आके लड़े, उनका कोऑपरेट करें, हिंदुओं का सहयोग करें। और मुसलमानों ने जो है एक खिलाफत कमेटी बनाई जिसे टर्की का जो ओटोमन एम्पायर था या उनका स्पिरिचुअल लीडर था उसको जस्टिस मिल सके। 1919 में ये कमेटी बनाई गई थी। और कांग्रेस ने भी सितंबर का जो कांग्रेस सेशन था, कोलकाता में जो सेशन हुआ था, उसमें डिसाइड किया कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो खिलाफत मूवमेंट में कोऑपरेट करेंगे। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।